दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आपको पता ही है, एकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में हम डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं। तो आज का जो जियोपॉलिटिकल अपडेट है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता ही है नेचुरल रिसोर्सेज और ऑयल और इन सब की कितनी किल्लत है इंडिया में इस टाइम। इंडिया में क्यों, ऑल ओवर एशिया में है और मैं कहूँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इस किल्लत के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट क्यों एलएनजी के आए हुए टैंकर्स को वापस कर रही है, इसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा हुआ, किसने किया, ये मैं सब आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि गोल्ड की इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए सरकार ने अभी हाल ही में क्या स्टेप्स उठाए हैं। बहुत ज़रूरी स्टेप्स उठाए हैं और इसकी ज़रूरत भी थी। तो एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सब के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा वापसी ईरान वॉर में, लेकिन उसके प्रेजेंट स्केनेरियो में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आपको उसके पास्ट स्केनेरियो में ले जाऊंगा। पास्ट का मतलब जब वॉर ये जस्ट शुरू हुई थी। वॉर के दौरान क्या क्या एग्जैक्टली हुआ जो कि दुनिया में अनदेखा रह गया या दुनिया में निकल कर नहीं आई वो चीज़ें, आज वो निकल के आ रही हैं। क्या उन दिनों में हुआ था जो बहुत ही आप कहना चौंकाने वाली चीज़ें थी, वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लास्ट में मैं आपको लेकर चलूंगा मैं यूएसए। स्पेसिफिकली मैं वहाँ पर आपसे ट्रम्प साहब की बात करूंगा कि उन्होंने कौन सा नया सिजूफा छोड़ा है, क्या है, क्यों ऐसा बोला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको ले चलूंगा ट्रम्प साहब की जो अभी चाइना की विजिट ऑनगोइंग है, जो अभी शुरू हो चुकी है, रास्ते में ही है, पहुंचने वाले हैं बीजिंग। क्या उसमें होने का वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या स्पेक्यूलेट कर रहे हैं लोग, सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज की इस लाइव में डिस्कस करूंगा। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यही बोलूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ पर डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं जो और कोई नहीं बताता। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड से। सबसे पहली स्लाइड में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया ने इतनी किल्लत के बावजूद भी रशिया से आए हुए एलएनजी को वापस क्यों करा। ये रॉयटर्स की खबर है जो मैं आपसे अभी बताने लगा हूं। कह रहा है कि इंडिया डिक्लाइंस रशियन एलएनजी अंडर सैंक्शंस, टॉक्स कंटिन्यू ऑन परमिटेड कार्गोज सोर्सेज से। इंडिया नॉट नीड टू बाय एलएनजी सस्पेक्ट टू सैंक्शंस डिस्पाइट टॉक्स से सोर्सेज। टैंकर कैरिंग अनऑथराइज्ड एलएनजी डाइवर्टेड आफ्टर टॉक्स falter, says sources. India conveyed decision to Russian डिप्यूटी एनर्जी मिनिस्टर सोर्सेज। पहले मैं आपको इसका ना थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, स्केनेरियो है क्या। एलएनजी का एक शिपमेंट था जो कि आपका अप्रैल में हुआ था कि वो इंडिया में आएगा। उन्होंने मतलब बुकिंग करी थी, लेकिन अभी जब वो आने लगा तो उसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया। बेसिकली क्या है कि दो तरीके के इस टाइम जो रशियन ऑयल इंडस्ट्री में है और एनर्जी इंडस्ट्री में दो तरीके के टैंकर्स चल रहे हैं। सबसे पहला तो आ रहा है जो सैंक्शनड है बाय यूएसए, और दूसरा आता है जो अनसैंक्शनड है बाय यूएसए। तो जो अनसैंक्शनड है वो वाला तो सब खरीद रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सैंक्शन में दिक्कत इसलिए है कि यूएसए से सैंक्शनड है, तो कंट्रीज को डर लगता है कि अगर हमने यूएसए से सैंक्शनड कोई भी टैंकर खरीदा तो फिर अमेरिका हमारे साथ ट्रेड डील में दिक्कत कर सकता है या हमारे टैरिफ बढ़ा सकता है। एक ही आपको पता है हथियार है जो अमेरिका इस टाइम लेके घूम रहा है। तो अब ये जो एलएनजी आया था ये सैंक्शनड कंपनीज, वन ऑफ द सैंक्शन कंपनीज ऑफ रशिया है, उसका एक टैंकर था। अब ये कह रहा है कि इंडिया हैज डिक्लाइंड रशियन ऑफर टू सेल इट्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस सब्जेक्ट टू यूएस सैंक्शंस डिस्पाइट अ शॉर्टफॉल ड्रिवन बाय मिडिल ईस्ट टेंशंस, said two sources with direct knowledge of the matter, leaving tanker bound for India in limbo as talks continue to permitted cargoes. The stance highlights the fine balance the world's third largest oil importer and consumer is seeking to strike between securing energy supplies and avoiding LNG cargoes on which the US has placed sanctions, which are harder to discuss and carry greater compliance risk. It also underscores the limit of Moscow ability to pivot its LNG exports to new markets. अब ये कह रहा है कि एलएनजी उस कंपनी से ये वाला एलएनजी का टैंकर आ रहा था जिसको यूएसए ने ऑलरेडी सैंक्शन कर रखा है। अब इस दौरान में सबको ये डर लग रहा है, मैं आपको यही बता रहा था ना कि ये डर इसलिए लग रहा है कि इसमें कंप्लायंस रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो डरते हैं कि यूएसए कहीं उस पर सैंक्शंस लगाकर टैरिफ्स ना बढ़ा दे उस कंट्री पे जो इसके सैंक्शनड टैंकर्स को ले रहा है।
अब रशिया के लिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि एकदम से वो पिवट कहाँ करे कि एलएनजी नए मार्केट्स में कैसे बेचे। तो इसलिए रशिया भी पुरानी जो उनकी मार्केट्स है ऑलरेडी, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या फिर और जो कंट्रीज होगी, उनको वो देने में अपना अपना ध्यान लगाता है, क्योंकि नई मार्केट एकदम से ढूंढना सबके लिए मुश्किल है। India, the biggest buyer of Russian seaborne crude, conveyed its decision to not buy LNG that was under sanction to Russia Deputy Energy Pavel Sorokin during the April 30 visit when he met Indian officials, including Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri. One of the sources said it was their second meeting in as many months, and Sorokin could return in June for further talks, the sources said. India reluctant has left LNG cargo from Russia, US sanctioned Portovaya plant in the Baltic Sea, unable to discharge despite indicating at its destination in mid April, one of the sources said. अब ये कह रहे हैं कि मिड अप्रैल में इसकी जो डेस्टिनेशन थी वो इंडिया थी, वो लॉक हो गई थी। अब क्या होता है कि जब भी कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री की कोई भी एनर्जी रिसोर्स डालेगी, तो वो पहले कन्वे करेगी कि किस कंट्री की डेस्टिनेशन के लिए, किस कंट्री की किस कंपनी में ये मेरा माल जाने वाला है। तो जब रशिया ने, उनकी कंपनी ने जब ये करा, तो उन्होंने ये कहा कि ये इंडियन किसी कंपनी में मेरा माल जाएगा, मिड अप्रैल में ये बोल दिया था। लेकिन 30 तारीख को, जैसा कि ये कह रहा है हरदीप सिंह पुरी जी के साथ, जब उनके मिनिस्टर की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मैं आपका ये नहीं खरीदूंगा। यहाँ लिखा है ना कि रशिया के डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर Pavel Sorokin during his April 30 visit, when he met the Indian official including Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, one of the sources said it was their second meeting. उन्होंने ये कन्वे कर दिया था कि we are not willing to buy your unsanctioned sanctioned LNG, और यहां पर भी यही लिखा है। इसके बाद ये कहता है द वेसल वॉज ट्रैक डिस्पाइट द डॉक्यूमेंटेशन सजेस्टिंग द कार्गो वॉज नॉन रशियन, द सोर्सेज एडेड इंडिया इज ओपन टू बाइंग ऑथोराइज रशियन एलएनजी बट मोस्ट ऑफ दीज वॉल्यूम्स आर कमिटेड टू यूरोप, द सोर्सेज सेड द चाइना रिमेन्स अ मेजर बायर ऑफ बोथ सैंक्शनड एंड अनसैंक्शनड रशियन एलएनजी। अब हरदीप सिंह पुरी जी से ये कहा गया, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कि भारत ने रूस के एलएनजी आयात लेने से इनकार कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि भारत ने कभी रूस से एलएनजी आयात नहीं किया है, उनका ये स्टेटमेंट आया है। अब मेरा ये कहना है कि आपने नहीं किया है, उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आप शुरू करने वाले थे, आपने ये कहीं ना कहीं आपकी बातचीत चल रही थी, तभी उस कंपनी ने वहां पर भेजा कि भाई ये मेरा जो एलएनजी की सप्लाई है ये इंडिया को जा रही है, तभी वहां पर उन्होंने भेजा ना, तभी उन्होंने बोला कि हम यहाँ इंडिया को भेजेंगे। बात ये नहीं है कि आपने आज तक खरीदा या नहीं खरीदा। ये भी तो है ना कि ऐसी वॉर भी तो कभी नहीं हुई, स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी तो इतने दिन कभी बंद नहीं हुआ। आपके यहाँ पर ऑयल और एलएनजी की सप्लाई इतने दिन तक हॉल्ट नहीं हुई है, सब कुछ पहली बार हो रहा है ना, तो आपको भी ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे ना जो कि पहली बार होंगे। उसमें से ही मैं मानता हूं कि आपका एक ये मेजर था कि हम कोशिश करते हैं कि एलएनजी की सप्लाई भी अपनी रशिया से शुरू करवाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपने कोशिश करी थी कराने की। लेकिन बात यह है कि जितने भी अनसैंक्शनड वेसल्स, अनसैंक्शन कंपनी का जो एलएनजी जाता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो रशिया यूरोप में देता है, क्योंकि आपको पता है यूरोप में एनर्जी की किल्लत है और रशिया इज द मेन सप्लायर ऑफ एलएनजी एंड नेचुरल गैसेज टू यूरोप। आपको सैंक्शन से नहीं मिल, अनसैंक्शन नहीं मिल रहा है, तभी आपने सोचा कि सैंक्शन से जाऊं, लेकिन आप सैंक्शन से जा नहीं सकते। आपको डर इसलिए लगता है कि आपको अमेरिका से ट्रेड में किसी तरीके की दिक्कत ना आ जाए। मेरा मानना यही है कि इस टाइम मैं मानता हूं कि यूएसए हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उनके साथ बिजनेस हमारा करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे बाय लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम अस, बट वेलफेयर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस शुड बी आर प्रायोरिटी राइट नाउ। उनको आप काम तो फिर भी आप दूसरी कंट्री से लाकर दे देंगे, लेकिन एलएनजी अगर नहीं मिली तो यहाँ पर आप एक बात बताइए, नेचुरल गैस की आप किल्लत को पूरा कैसे करेंगे। अभी आपने देखा पिछले महीने एलपीजी की किल्लत से कितने लोग इधर उधर भागने लगे, ऑल दो किल्लत नहीं थी, वो आर्टिफिशियली बनाया हुआ किल्लत थी, जो कि ज्यादातर हमारे यहाँ के ऑपोजिशन लीडर्स ने किया था। किल्लत वो नहीं थी, लेकिन एक साथ इतने लोग आ गए, इतनी सारी बुकिंग्स हो गई कि सारा का सारा सिस्टम चरमरा गया। दिक्कत यही थी। बट हम सब ये जानते हैं कि आपके पास जितना भी रिसोर्सेज बचा है, देयर आर लिमिटेड डेज, अनलिमिटेड सप्लाई आपके पास नहीं आ रही है। इस टाइम पर आपको जितने भी चीजें, जितनी भी रैंडमली चीजें आप कर सकते हैं, आपकी करनी जरूरी है। यू हैव टू फाइंड न्यू वेज कि आप अपने जितनी भी सोर्सेज है उसको पूरा कर सकें। आपको ऑयल की सप्लाई भी भरपूर रखनी है, आपको नेचुरल गैस की भी सप्लाई भरपूर रखनी है, आपको पेट्रोलियम गैसेस की सप्लाई भी भरपूर रखनी है, आपको फर्टिलाइजर की सप्लाई भी भरपूर रखनी है, क्योंकि जितने भी आपके पास
स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं, ये सब जानते हैं कि वो एकदम से यूज नहीं किए जाते हैं। टू यूज स्ट्रैटेजिक रिजर्व देयर आर सम कंप्लायंसेस दैट वी हैव टू मीट, उसके बाद ही स्ट्रैटेजिक रिजर्व को यूज किया जाता है। तो हमेशा प्रायोरिटी यही रहती है कि हम रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में लेकर आए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व को एक जगह रखें, जो इंडिया ने अब तक रखा भी हुआ है। आप अगर ध्यान देंगे, 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 60 दिन का ऑयल आपके पास है, करीब 40 से 45 दिन का मेरे ख्याल से नेचुरल गैस का आपके पास भंडार इस टाइम पड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। ये युद्ध की स्टार्टिंग में भी इतना ही था, ऑलमोस्ट लगभग इतना ही था, 1-2 दिन का ऊपर नीचे मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग इतना था। इसका मतलब ये है कि पूरे 1.5-2 महीने में आपने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को यूज नहीं किया है। दैट इज द बेस्ट डिसीजन एंड दैट इज द डिसीजन दैट एवरी कंट्री शुड टेक। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड के चक्कर में आप अपने नेचुरल गैस के किसी भी टैंकर को छोड़ें, ये मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। बाकी सरकार knows better than us. I hope they will take decisions according to the welfare of 140 crore Indians. That's it. मेरा इस चीज में यही कहना है। चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। हमारी अगली तरफ आती है, खबर है कि गोल्ड गेट्स कॉस्टलियर, व्हाई गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी एंड व्हाट चेंजेस फॉर, व्हाई गवर्नमेंट रेज इंपोर्ट ड्यूटी एंड व्हाट चेंजेस फॉर बायर। ये टीओआई की खबर है, शायद मैंने इसमें डाला नहीं है। ये खबर कहता है द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे रेज इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 15% फ्रॉम 6% एज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर एफर्ट टू कर्ब राइजिंग इंपोर्ट्स ऑफ प्रेशियस मेटल एंड कंजर्व foreign exchange amid mounting pressure from the West Asia crisis. In a notification issued by the Finance Ministry, the government increased the social welfare surcharge and the agriculture infrastructure and development cess, pushing the effective custom duty on gold and silver to from 6 to 15% from May 13. The duty on platinum has increased from 6.4 to 15.4. The government has also made corresponding changes in duties related products including gold, silver and coins. अब इन्होंने क्या करा है कि पहले आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी आती थी, जिसको हम कहते हैं कि सोशल वेलफेयर सेस, ये आपका 6% था। इसको आपने बढ़ा के कर दिया 15%, मोटा मोटा 9% की आपने जंप दे दी। आप सब जानते हैं कि ये जंप आई इसीलिए है क्योंकि गोल्ड के इंपोर्ट को हमको कम करना है। क्योंकि गोल्ड आप जब भी इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको देना पड़ेगा डॉलर। अगर डॉलर आप गोल्ड के खरीदने के लिए देंगे तो डॉलर आप ऑयल से उससे नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा डॉलर गोल्ड में लगा देंगे। तो आपको अगर ऑयल खरीदना है तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन्होंने ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि ये थोड़ी सी परचेज ऑफ गोल्ड कम हो जाए डॉलर के जगह, डॉलर के लिए। और ये डॉलर जो है वो हम ऑयल को खरीदने में यूज करें, बिकॉज ऑयल की सप्लाई को भरपूर रखना इस टाइम हर सरकार की प्राथमिकता है। द मूव comes after Prime Minister Narendra Modi urged citizens to postpone gold purchase and reduce non-essential imports to help ease pressure on it. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। He also suggested reducing petrol diesel consumption, increasing the use of metro rails, carpooling and electric vehicles. Electric vehicles, railway transport to reduce pressure on imports. India is heavily dependent on imports of its energy needs. The country imports around 60% of its LPG requirement. Nearly 90% of those supplies move through the Strait of Hormuz, which has effectively been disrupted. With oil prices rising sharply, the government is trying to reduce non-essential imports like gold and prevent further strain on foreign exchange reserve. Rising oil means India has to spend more dollar to import, putting additional strain on rupee and forex reserve. Gold imports have added to the pressure. India does not produce enough gold domestically, and almost entire demand is met through imports paid from US. 90% से 95%, जहां तक मुझे याद आ रहा है, गोल्ड हम इंपोर्ट कराते हैं। और जितना भी आप इंपोर्ट कराते हो, आपको पता ही है, उसके लिए आपको देना पड़ता है डॉलर। ये सर्कल खत्म करने के लिए हमने ये करा, ताकि डॉलर यूज होए ऑयल खरीदने के लिए। बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। ये स्टेप गवर्नमेंट को बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। रुपीस डॉलर के मुकाबले बहुत गिरता जा रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, मेरे ख्याल से 95.23 आज चल रहा है। आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से जो लास्ट मैंने पढ़ा था वो यही था, 95.23 पर डॉलर इस टाइम हमारे को कॉस्ट कर रहा है। ये ऑब्वियसली आपको पता ही है, डॉलर मजबूत होगा, रुपये गिरेगा ही गिरेगा। आपको डॉलर को प्रिजर्व करना जरूरी है अगर आपको अपने ऑयल्स और नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स को मेंटेन करना या खरीदना है। इसमें आपको पता है कि कोई डाउट है नहीं। ये स्टेप बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, सरकार को बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। मेरे हिसाब से पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ही ले लेना चाहिए था वॉर के। इतने दिन वेट करा, पता नहीं क्यों वेट करा, बट मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए था। अगली खबर में आते हैं हम। तो अब मैं आपके पास आपको लेकर चलूंगा ईरान वॉर में। ईरान वॉर के पास्ट में थोड़ा सा लेकर जाऊंगा। ये खबर तो है ड्यूरिंग वॉर की, जब वॉर चल रही थी, ऑन गोइंग थी वॉर, चल रही थी लड़ाई। और ये है ड्यूरिंग पीस टॉक्स। ठीक है जी।
ये ड्यूरिंग पीस टॉक्स है, ये ड्यूरिंग वॉर है। पहले ड्यूरिंग वॉर की खबर पे आते हैं कि ईरान वॉर में ऐसा क्या था जो उस टाइम नहीं पता लगा, आज पता लग रहा है। ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया लॉन्च कोवर्ट अटैक्स ऑन ईरान एज रीजनल वॉर वाइडेंड सोर्सेज से। अब ये कह रहा है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर अटैक किया था। आपको पता ही है कि अब तक ईरान पर अटैक करने वाले केवल यूएस प्लस इजराइल थे जो ईरान पर अटैक कर रहे थे, और किसी कंट्री ने ईरान पर अटैक नहीं किया। अकेला ईरान इन दोनों से लड़ रहा था। आपको यह चीज भी पता है, ईरान का साथ उनके प्रॉक्सीज दे रहे थे, आप ये चीज भी जानते हो। लेकिन ईरान पे अटैक केवल यूएस और इजराइल कर रहा था। लेकिन अब ये कहता है कि सऊदी ने भी अलग से कोवर्ट अटैक करा था ईरान पे। यहां पर ये कह रहा है कि अटैक्स वर फॉलोड बाय ड्रॉप इन इरानियन स्ट्राइक्स ऑन यूनाइटेड किंगडम, रॉयटर्स टेली शोज Kingdom warned Iran of further retaliation, but diplomatic channels were maintained. Saudi-Iran engagement tested by renewed attacks from Iraq. Saudi Arab launched numerous unpublicized strikes on Iran, retaliation for attacks carried out in the United Kingdom during Middle East War. The Saudi attack, not previously reported, marked the first time that kingdom is known to have directly carried out military attack on Iranian soil. Iran and Western officials said Saudi made Iran aware of the strike. This was followed by intensive diplomatic arrangement. और ये कह रहा है कि informal de-escalation took place on 7th April. अगर आप डेटा दोगे तो 25 मार्च से 31 मार्च में 105 ड्रोन ईरान ने सऊदी पर मारे थे। ईरान ने सऊदी पर 105 ड्रोन मारे थे 25 से 31 में। इसी दौरान पे सऊदी ने ईरान पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, द नंबर फेल टू 25, जस्ट 25 फ्रॉम अप्रैल 1 टू 6 तक। अब ये खबर ये बता रहा है कि भाई केवल ईरान और यूएसए और इसराइल ही नहीं था जो ईरान पर अटैक कर रहा था, सऊदी भी इस जंग में उतर गया था। अब हुआ क्या था कि ईरान कॉन्टिन्यूसली सारी गल्फ कंट्रीज को मार रहा था, क्योंकि आपको पता ही है ईरान के हथियार इसराइल तक ज्यादा पहुंच नहीं सकते, क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। 5-6 लेयर्स के बाद ही कोई मिसाइल अंदर जा पाती है, तो उस पर अपनी मिसाइल वेस्ट ईरान करना नहीं चाहता था। दूसरी चीज, यूएसए पे तो ईरान का कोई हथियार मिसाइल्स पहुंच जाए वो तो संभव ही नहीं है, उसके पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि यूएसए तक कोई मिसाइल पहुंच जाए। तो ईरान ने क्या चूज करा कि मैं जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं उन पे टारगेट करूंगा जिनके पास यूएसए के बेसिस हैं। और आपको पता है यूएसए के बेसिस ऑलमोस्ट हर गल्फ कंट्री के पास है, एक आदि कुछ होगा जिसमें ना हो, बाकी सब में ही यूएसए के बेसिस है। तो ईरान ने सारी गल्फ कंट्रीज को अपना टारगेट बना लिया। उसमें से एक टारगेट सऊदी भी था। सऊदी पर 25 से 31 अप्रैल के बीच में 25 से 31 मार्च के बीच में उन्होंने 105 मिसाइल्स दागी, ड्रोन्स और मिसाइल्स मिलाकर 105 के आसपास दागी थी सऊदी पे। इसी बीच में दौरान सऊदी ने भी ईरान पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल खोल रखे थे। दोनों कंट्रीज डिप्लोमेटिकली बातचीत कर रही थी, सिर्फ अटैक ही अटैक नहीं हो रहा था। अटैक एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही थी। सऊदी लगातार लगातार मारता रहा और ईरान भी उस पर रिटेलिएट करता रहा, लेकिन ईरान की रिटेलिएशन आप देखेंगे कि 1 से 6 अप्रैल के बीच में बंद हो गई। ये हुआ इसलिए क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स में बातचीत चल रही थी, धीरे धीरे वो किसी ना किसी समझौते पर आ रहे थे कि हमको ये रिटेलिएशन को बंद करना है, हम ये एस्केलेशन बंद करेंगे। और 7 अप्रैल के आसपास इन्होंने ये एस्केलेशन टोटली खत्म कर दी सऊदी ने, और ईरान ने भी सऊदी पर हमला बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। इससे ये पता लगता है कि सऊदी, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सऊदी रिटेलिएटेड टू ईरान। इससे पहले आज तक ईरान पर कभी भी सऊदी ने अटैक नहीं करा। अब इसको शिया सुन्नी के भी उससे लेकर जा रहे हैं कि भाई दोनों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक में शिया रहता है एक में सुन्नी रहता है, इस वजह से भी क्या पता शिया सुन्नी के बीच में लड़ाई हो गई हो, लेकिन वो चांसेस कम है। ये चांसेस ज्यादा यही हैं कि भाई ड्यू बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन सऊदी, सऊदी हैड टू रिटेलिएट टू ईरान। उसने कहा कि भाई मैं रिटेलिएट करूंगा, ईरान को साफ बोल दिया अगर आप मेरे पे अटैक करते रहोगे तो मैं यूएसए के भरोसे नहीं बैठा रहूंगा, मैं अपना रिटेलिएशन अलग से करूंगा। और सऊदी ने वो किया। अभी तक ये खबर नहीं निकली थी, ये पहली बार खबर आई है न्यूज में। इससे पहले किसी ने आप ये चीज नहीं बताई थी कि सऊदी ने भी अटैक करा था। रॉयटर्स ने जब पता करा तो ना तो यूएसए ने इस चीज के लिए कोई अभी तक कमेंट दिया है, ना ही ईरान की तरफ से इस चीज में कोई कमेंट आया है। सऊदी के ऑफिशियल्स ने जरूर ये बात बोली है कि हाँ, वी डिड रिएक्टेड एंड वी डिड अटैक ईरान बिकॉज ईरान अटैक्ड अस फर्स्ट। दूसरी खबर में चलूं, दूसरी खबर ड्यूरिंग पीस टॉक्स में ऐसा क्या हुआ, और ये खबर लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा अचंभा में आ गए। लेकिन वी एज एन इंडियन हमें ऑब्वियसली पता था कि पाकिस्तान की औकात एग्जैक्टली है क्या और पाकिस्तान एग्जैक्टली कर क्या सकता है। ये कहता है कि इफ दिस वर ट्रू, डिड पाकिस्तान बिट्रे यूएस बाय अलाउइंग ईरान टू पार्क स्पाई एयरक्राफ्ट, ट्रम्प एड सेज।
Question over Pakistan neutrality emerged after a report claimed Iran parked military and surveillance aircraft at a Pakistani airbase during Iran-US talks. Trump ally Lindsey Graham warned that if true, Washington may need to reassess Pakistan role amid rising regional tensions. अब ये कह रहा है कि भाई जब पीस टॉक्स हो रही थी, जब आपको पता ही है एक ही बार पीस टॉक हुई है, वो इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए थे और एकदम फिल्मी स्टाइल पे दिखा दिया था कि भाई अब तो हम दुनिया के डिप्लोमेटिक चैनल्स में आ गए और पाकिस्तान ने का एरा शुरू हो चुका है और पाकिस्तान अब डिप्लोमेसी में नंबर 1 है और अब पाकिस्तान सुलह करवाएगा देशों में और ये सब आपको पता है चल रहा था ये सब। एक मीटिंग हुई थी जिसमें जेडी वांस आया था, जेरेड कुशनर आया था और आपका वो तीसरा उसका स्टीव विटकॉफ आया था। तो ये 3 गए थे यहाँ से और इधर से आपके पिज़ेशकियान साहब गए थे, गालिबाफ साहब गए थे और आपके तीसरे वो गए थे जो हमारे अरक्ची साहब गए थे डिप्लोमेट्स में ईरान की तरफ से। अब ये न्यूज़ बता रही है कि भाई पाकिस्तान अलाउड ईरान टू पार्क अ स्पाई प्लेन इन इस्लामाबाद ड्यूरिंग द पीस टॉक्स। ये कह रहा है कि पीस टॉक्स में जब ईरानी डिप्लोमेट्स आए थे तो वो अपने साथ एक स्पाई प्लेन लेकर आए थे। यूएसए और इजराइल के जो लोग आने वाले थे, इजराइल का तो कोई नहीं आया था ऑब्वियसली, यूएसए के लोग जो आए थे उस पर स्पाई करने के लिए, और पाकिस्तान ने वो प्लेन रखने के लिए अलाउ भी कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, लोग इस चीज में अचंभा हो रहे हैं। हमने एज एन इंडियन कितनी बार ये बात बताई थी कि भाई एक्सपेक्टिंग न्यूट्रलिटी फ्रॉम पाकिस्तान इज लाइक एक्सपेक्टिंग अ स्नेक दैट ही वोंट बाइट। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। आप पाकिस्तान से न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल वही है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सांप को मैं छेड़ दूं लेकिन वो मुझे काटे नहीं। भाई वो काटेगा। वैसा ही पाकिस्तान है, वो तुम्हारी पीठ में खंजर खोपेगा। उसकी नीयत में यही है और उसकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है। और वो जिंदगी का मकसद से मेरा कहने का मतलब है कि वो जान के नहीं चाहता है, बट वो मजबूरी है उसकी, हर जगह से पैसा लेना है। अब अमेरिका से उसने पैसा लिया हुआ है, आपको पता ही है अमेरिका उसको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाता है, प्लस वर्ल्ड बैंक से भी पैसा दिलवाता है, एशियन बैंक से भी उसको कह के लाकर पैसे दिलवा देता है। तो वो ये सब करता ही है, आपको पता ही है। ईरान से छुटमुट तो पैसा लेता ही लेता है, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो भाई जब तुम दोनों तरफ से कुछ ना कुछ लोगे तो न्यूट्रलिटी तुम्हारे अंदर कहां से आ जाएगी? तुम किसी एक बंदे का साथ हो ही नहीं सकता कि दे दो। तुमको कभी इसके लिए झुकना पड़ेगा, कभी उसके लिए झुकना पड़ेगा, कभी इसकी बात माननी पड़ेगी, कभी उसकी बात माननी पड़ेगी, और यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान यही करता है। आप उम्मीद कर रहे हो तो पाकिस्तान में, तो बेवकूफ पाकिस्तान नहीं है, बेवकूफ आप हो। आपको अगर पीस टॉक्स करानी है, अगर आपको मेडिएशन करवानी है, यू शुड गो विथ कंट्रीज दैट आर रियली इनटू मेडिएशंस, लाइक ओमान, लाइक कतर। आप इनके पास जाइए ना, आप इनसे एक्सपेक्ट करिए कि ये आपका मध्यस्थता करवाएंगे, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनके पास इतना पैसा है, ये अपने सेल्फ सफिशिएंट हैं, इनको किसी के बैक की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए। तो आप ये उनसे एक्सपेक्ट करिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो भाई पूरी तरीके से बिका हुआ है, जिसके पास अपने खाने खाने के पैसे नहीं है, अपनी एनर्जी रिसोर्सेज पूरी करने के पैसे नहीं है, जिसके एक दिन का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व को तेल का नहीं है। आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी मध्यस्थता करवाएगा। अपने होटल का बिल तो पे कर नहीं पाया, जिसमें आपकी मीटिंग करवाई थी, होटल का बिल भी उसने नहीं पे करा, उनके किसी एनजीओ ने, पता नहीं कौन सा था, उसने पे किया था। तो आप उम्मीद कर रहे हो तो बेवकूफ आप हो, पाकिस्तान नहीं है। वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक चल रहा है भाई, वो बिल्कुल सेट चल रहा है उस चीज में। इसके बाद ये कहता है कि डिड पाकिस्तान बिट्रे ट्रंप? Trump administration has issued first response on report claiming that Pakistan may have allowed Iran to park military and spy aircraft despite positioning itself as a neutral party. Trump aide, United States Senator Lindsey Graham said in a statement that if the report is true, a complete reevaluation of Pakistan's role will be required. He also highlighted the statements of Pakistani official against Israel and said that he wouldn't be shocked if this is true. This might be the reference of Pakistan saying that Iran-US talks included Israel stopping its action in Lebanon and Netanyahu denying such big thing. While Pakistan's role is now under scanner, China, Russia has also offered to help in their way. Notably, Ibrahim Rizai, a senior Iranian lawmaker, criticized Pakistan, stating it lacks the necessary credibility as a neutral mediator in negotiation, giving more weighted to US interest. Why? Because US gives money. अब ये खुद कह रहा है कि नेसेसरी क्रेडिबिलिटी यूएस की है नहीं।
Pakistan mediator role under scanner. The US and Iran met in Islamabad 11th April, held approximately 15-hour marathon talks but couldn't strike a deal. The American delegation was led by J.D. Vance and Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf. Foreign Minister अगर अच्छी भी थे. With Pakistan PM Shehbaz Sharif and Army Chief Field Marshal Asim Munir earned the praise of the Trump. The visit did not result in a long-lasting peace deal. Now CBS News is reporting that Pakistan may have quietly allowed Iranian military and surveillance aircraft to park in airsfield. CBS quoted American official who also elite US official further alleged that Tehran deployed multiple aircraft including an Iranian Air Force RC-130 reconnaissance and intelligence gathering variant of the Lockheed C-130 Hercules tactical transport aircraft to Pakistan Air Force in Noor Khan, Rawalpindi. अब मैं आपको ये कह रहा था कि यूएस से तो ये पैसा लेता है, अब मैं कह रहा था ना ईरान से ये एनर्जी रिसोर्स को पूरा करता है। ये आज की खबर है, देखेंगे 12 मई, सॉरी कल की खबर है, 12 मई की है। ये कह रहा है कि इराक पाकिस्तान स्ट्राइक एनर्जी डील्स विद ईरान एज तेहरान फ्लेक्सिस हॉर्मुज कंट्रोल। अब आप एक बात बताइए कि इस चीज में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि वो भाई अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए ईरान के पास जा रहा है। भाई हर किसी कंट्री को अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जहां जहां पर हाथ पैर मारेगा वो मारना चाहिए। पिछली स्लाइड पे मैंने अभी आपको बताया जब रशिया की बात आ रही थी, यही मैं कह रहा था कि भाई अपना हाथ पैर हर कंट्री को मारना है, क्योंकि अपने लोगों के वेलफेयर को सबसे पहली प्राथमिकता हर कोई देता है। दिक्कत कहां आती है, जब आप मेडिएटर का नकाब पहनकर दुनिया के आगे आते हो और अपनी छाती पीटते हो ये बोलकर कि भाई हमने तो ये कर दिया और हम तो अब मुस्लिम उम्मा के राजा बनेंगे और हम तो अब दुनिया में सबकी मध्यस्थता करवाएंगे। दिक्कत वहां आती है, आप या तो न्यूट्रल रहो, जैसे इंडिया भी ईरान से तेल लेने की अब कोशिश करी है। पहला शायद मेरे ख्याल से ऑयल का टैंकर हमारे पास आया भी था इसी वॉर के दौरान, हमने भी ईरान से तेल लिया है। इसमें मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा, लेकिन हम छाती पीट के ये नहीं कह रहे कि भाई हम तो मध्यस्थता कराने के लिए आगे आएंगे। आप पहले अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करो, उससे पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि उनके जितने भी लोग हैं, चाहे आप आसिम मुनीर ले लो, चाहे शहबाज शरीफ ले लो, या जितने भी जनरल, जितने भी ये लोग हैं, इनको अपनी जेब भरने से मतलब है सिर्फ। डर इनको ये आता है कि भाई जो आवाम है वो सड़क पे ना उतर जाए और इनकी पतलून ना फाड़ दे। इस तरह ये डरते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तेल तो यार रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो ये साले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इस चक्कर में वो सब ये थोड़े बहुत हाथ पैर मार रहा है, नहीं तो उसको इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है। पैसा ले लूँ, यूके में प्रॉपर्टी ले लूँ, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी ले लूँ, अमेरिका में प्रॉपर्टी ले लूँ, इन सबको बस यही यही है बस। आप पाकिस्तानी जनरलों के आप हिसाब किताब निकाल लो, आपको पता लग जाएगा किसकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। ये आसिम मुनीर की भी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी यूएस यूके में पड़ी है खूब सारी। ये तो यहाँ से रिटायर होकर निकल जाएगा, इनकी तो पाकिस्तान देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप इंडिया की तरह काम करें, कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमेटिक रहें कि हाँ भाई हमको अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हमको इस जंग से कोई मतलब नहीं है। आप जंग का हिसाब किताब अपना देखो, हमको बस अपने कंट्री के और अपने लोगों के वेलफेयर के बारे में देखना है। हम अपना तेल की आयात यहाँ से करेंगे, एनर्जी का आयात यहाँ से करेंगे, इनका आयात यहाँ से करेंगे, वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कैसे करते हो, आप ऐसे चलते हो कि भाई हमको क्या मतलब, तो यहाँ दिक्कत आती है सारी। तो अमेरिका इस बात से चौंक रहा है, या उनके एलाइज जो जितने भी एड्स हैं अपना आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब के करीबी लोग, वो इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है। भाई ये हमसे पूछ लेते, हम बताते हैं ना, हमारा इतिहास है, हमारे ही बच्चे हैं, वो हमसे ही निकल के गए हैं वहाँ पर, तो हम तो जानते हैं ना उनकी फितरत क्या है। तो हमसे पूछ लेते, हम बता देते कि भाई वो कैसे दगाबाजी करेंगे। वो आज ही आपसे दगाबाजी कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं ईरान से भी दगाबाजी कर रहे होंगे, उनकी फितरत में है ये, उनकी फितरत में है दगाबाजी करना, और वो कर रहे हैं। अगली खबर पे हम चलते हैं। हमारी अगली खबर जो है वो भी अब ये, हाँ ये मोसाद कमेंट्री है, एक एक्स अकाउंट है। ये कितना इसराइल का वो है मुझे नहीं पता, लेकिन एक आया था कि यह दिखाता है कि इमेजेस फ्रॉम कराची एयरपोर्ट रिपोर्टेडली show for the first time that Iran flew aircraft to Pakistan during 12-day war in June to keep them out of Israeli reach. According to the report, some Iranian Air Force assets are still being kept inside Pakistan, including KC-707. ये देखिए, ये एक फोटो आई है, ये ऐसा ये ट्विटर अकाउंट कह रहा है कि ये कराची एयरपोर्ट है। अब कितना सही है मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये ओपन सोर्स से है, ये किसी क्रेडिबल न्यूज़ रिसोर्स से नहीं है, ओपन सोर्स है, इसकी कोई मेरे पास पुष्टि नहीं है। सोचा एक बार आपको दिखा दूँ, एक्स से मैंने लिया है ये। अगली खबर अब आती है डोनाल्ड ट्रम्प साहब पे, चलते हैं अब हम यूएसए की तरफ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि नो रिपब्लिकन्स हैज एवर स्पोकन टू मी अबाउट क्यूबा which is a failed country and only heading in one direction, down. Cuba is asking for help and we are going to talk. In the meantime, I am off to China. Donald J. Trump. अब ट्रम्प साहब वेनेजुएला छोड़ दिया, छोड़ क्या दिया मतलब कब्जा लिया, ईरान चले गए इसराइल के कहने पर, खुद ने अपनी जगह पर ले लिया वेनेजुएला, अपने यहीं आता है वो तो पड़ोस में ही, इसराइल के पड़ोस में ईरान आता है, पड़ोस नहीं है एग्जैक्टली लेकिन आता उसी जगह पर है, वहां पर इसराइल को दिला दिया।
यहाँ पर इसने खुद ले लिया। अब कह रहा है यार मैं तो फ्री हो जाऊंगा कुछ दिन में, ईरान का खत्म हो जाएगा, क्या करूं? चलो यार क्यूबा चलते हैं। तो भाई साहब हमारे पहुंच गए अब क्यूबा। क्यूबा के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, क्यूबा के पीछे पड़ने में ना काफ़ी सारे रीजंस भी हैं कि क्यूबा के पीछे क्यों पड़े हैं। क्यूबा में जाएंगे तो ये काफ़ी लेट, और हम मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी मैंने कि भाई ऐसा क्या है कि क्यूबा में, कि क्यूबा के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। इसके ना काफ़ी सारे रीजंस निकल कर आए हैं। 5-6 मेन हैं, 3-4 छोटे मोटे, टोटल मिला के ऐसे 10 रीजंस हैं कि ये क्यूबा के पीछे ऐसा क्यों पड़ने वाला। पड़ेगा ये लेटर पार्ट में, आगे जाकर हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे वेनेजुएला पे डिटेल में डिस्कस करा, वेनेजुएला पे बाद में आए, ईरान पे फिर आए, अब ईरान पे डिस्कशन चल रही है, आगे जाके क्यूबा पे भी चलेगी कि अभी क्यूबा के पीछे पड़ेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है अपने टेन्योर में ये पड़ेगा जरूर क्यूबा के पीछे। क्यों पड़ेगा, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो नक्शा देख लीजिए, तो मैं नक्शे में बता दूं, ये आपका क्यूबा है, ये रहा, और ये सारा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये सारा, ये ग्रीन ग्रीन है ना, ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, ये सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये आपका क्यूबा हो गया। अब यहां पर ना मेन मेन रीजन एक तो सबसे पहला आता है मोनरोई डॉक्ट्रिन 2.0। मोनरोई डॉक्ट्रिन यूएसए का क्या कहता है कि कंप्लीट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कंट्रोल चाहिए, नो चाइना, नो रशिया, नो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स। राइट विंग गवर्नमेंट में आती है आपकी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कहता है कि लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट मेरे को नहीं चाहिए, चाइना नहीं चाहिए और रशिया भी नहीं चाहिए। वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये सारा है आपका, यहां से लेकर ये पूरा, ये 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 सारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वेस्ट कहते हैं, ये ईस्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये सारा ईस्टर्न हो गया, जिसमें एशिया वेशिया यूके और ये सारा कुछ हमारा इंडिया इंडिया सब कुछ आ गया। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अब आप ये देखेंगे कि कनाडा आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा और ब्राजील आ जाता है, और अर्जेंटीना, चिले, प्यूरे, ये सब कुछ आपका आ जाता है, कोलंबिया आ जाता है। तो ये जितना भी ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इस पे अमेरिका का डॉक्ट्रिन 2.0 डॉक्ट्रिन क्या कहता है, मोरे डॉक्ट्रिन कहता है कि हमको यहाँ पर अपना पूरा कंट्रोल चाहिए यूएसए का। उसी के लिए आप देखेंगे इसमें कभी कभी ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैं भाई कनाडा को अपना 51st स्टेट बना दूंगा, मैं ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा, और मैं दूसरा आपका वेनेजुएला को तो मैंने कब्जा ही लिया है। और ब्राजील के साथ इसकी खटपट हमेशा रहती है, अभी भी रह रही है। अब ये दोनों आपस में बैठने वाले हैं कुछ दिनों में, कब बैठेंगे अभी कुछ फाइनल नहीं है। क्यूबा के पीछे ये पड़ गया है, क्यूबा को भी क्या पता धीरे धीरे ले ही ले। कोलंबिया के साथ लड़ता रहता है, मैक्सिको के साथ लड़ता रहता है, मैक्सिको ये रहा, मैक्सिको बिल्कुल इसके साथ बॉर्डर लगता है यूएसए के साथ। तो बेसिकली क्या है कि इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से यूएसए बोलूं, यूएसए की गवर्नमेंट बोलूं या मैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोलूं, ये चाहती है कि भाई पहली बात तो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, इसकी राइट विंग गवर्नमेंट है। दूसरा चाहता है रशिया चाइना का कोई कंट्रोल मेरे वहां पर नहीं होना चाहिए, यहां इस पूरे हेमिस्फीयर पे केवल और केवल यूएसए का कंट्रोल आना चाहिए। वेनेजुएला पर अटैक करने का दो रीजंस मैं मानता हूं, सबसे पहले तो इस डॉक्ट्रिन के तहत उनसे अटैक करा, दूसरा ऑयल के रिजर्व को चाहिए थे, क्योंकि उसको पता था ईरान पे अटैक करूंगा वहां ऑयल को चोक कर देगा, तो ऑयल के रिजर्व तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सिक्योर करने थे। $303 बिलियन के 303 बिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व हैं आपका वेनेजुएला के अंडर, वो अपना अमेरिका ने अंदर कर लिए। अब क्यूबा के पीछे पड़ गया है। अब क्यूबा के पीछे पड़कर धीरे 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 छोटे मोटे टारगेट्स को करने के बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर बड़े टारगेट पे जाना चाह रहा है, क्या फिर कनाडा पे जाएगा, ब्राजील पे जाएगा, आपका फिर आपका डेनमार्क जाएगा, मतलब ग्रीनलैंड जाएगा, डेनमार्क एग्जैक्टली नहीं जाएगा, ग्रीनलैंड जाएगा, वो इसके वेस्टर्न हेमिस्फीयर के डॉक्ट्रिन में आता है। तो ये सारी चीजें इस डॉक्ट्रिन के अंदर। दूसरा कहता है कि वेनेजुएला डन हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूं ये। अब क्यूबा नेक्स्ट आएगा। क्यूबा वैसे ही कोलैप्स करने वाला है, इतने सारे सैंक्शन लगा चुका है, 240 सैंक्शन लगा चुका है, ऑयल कट कर चुका है 80-90%। ये 25 आवर गलत लिखा है, ये मतलब 20 घंटे के आसपास का एनर्जी कट हो रहा है, वहां पर ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। जीडीपी -7.2 से चल रही है, तो इकोनॉमिकली तो बिल्कुल ही शैकल कर दिया है उसको। अब रिसोर्सेज में आते हैं, रिसोर्सेज तो आपको पता ही है, अमेरिका तो रिसोर्सेज का थोड़ा सा भूखा है ही है, निकल के रिजर्व बहुत ज्यादा है, कोबाल्ट बहुत ज्यादा है, टूरिज्म टैप कर सकता है, और यूएस की कंपनियां आने चाह रही हैं वहां पर। लोकेशन काफी अच्छी है, ये फ्लोरिडा से 90 मिनट माइल्स की दूरी पे, ये रहा फ्लोरिडा आपका, ये ना ये फ्लोरिडा है आपका, ये जो मैं आपको मान लो, ये फ्लोरिडा। और ये आपका है क्यूबा, बिल्कुल आमने सामने, 90 माइल्स, 90 माइल्स बोले तो मेरे ख्याल से 125 किलोमीटर के आसपास, ये यहीं पर ही है। एंटायर कोलैप्स ऑफ क्यूबा हो जाएगा, लैटिन अमेरिका एंटी यूएस ब्लॉक कोलैप्स हो जाएंगे। मार्को रूबियो, क्यूबन अमेरिकन काफी ज्यादा हैं, तो उनके वोटिंग मतलब कि अमेरिका के अंदर क्यूबन अमेरिकन बहुत ज्यादा हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम क्यूबन अमेरिकन को ये गिफ्ट देते कि भाई क्यूबा हमने ले लिया है, अपने अंडर ले लिया है, तो क्यूबन अमेरिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को वोट भी देंगे। मिलिट्री रेडी है, ठीक है, और ग्रीनलैंड और ये सब तो बात की बात हो गई। हम क्यूबा की बात करें तो
सबसे बड़ी मेन बात यही है कि भाई क्यूबा को इस टाइम करने का मेन रिसोर्स लॉजिक यही बनकर आता है कि भाई क्यूबा को एक सॉफ्ट टारगेट है, छोटा टारगेट है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक उसकी कोलैप्स होने वाली है कुछ दिनों में, कुछ दिन का हिसाब किताब रह गया है। अभी रशिया से एक ऑयल टैंकर आया था तो उन्होंने बहुत खुशी मनाई थी सिर्फ एक ऑयल टैंकर पे, क्योंकि बिल्कुल ही उसकी उनकी करेंसी तो खत्म है ही है, और प्लस उनके अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जीडीपी ग्रोथ तो क्या ही है, -7.2 पे चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। इकोनॉमिकली पूरी तरीके से यूएसए ने उसको कोलैप्स कर दिया है, तो इसलिए वो सॉफ्ट टारगेट अब वो बन चुका है। अगली खबर पे चलते हैं कि भाई ट्रिप टू चाइना होने वाला है। ये कह रहा है कि आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू चाइना, एन अमेजिंग कंट्री विद लीडर प्रेसिडेंट शी रिस्पेक्टेड बाय ऑल, ग्रेट थिंग्स विल हैपन फॉर बोथ द कंट्रीज, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये पुरानी फोटो है इनकी, लेकिन ये ट्रिप टू चाइना शुरू कर चुके हैं। Stung by the war, Trump heads to China in needs of win. Trump and Xi hold talks on 14th and 15th May. Leader seeks to extend fragile trade truce. Trump wants Xi help and end unpopular war. Low expectation reflect Trump's struggle analytically. US President Donald Trump predicted that towering a trade tariffs would bring America main economic rival to heel. मतलब main economic rival हो गया चाइना। फिर कहता है he heads to China this week with ambition blunted by court ruling narrowing his goals to a few deals for beans, beef, Boeing jets, enlisting China help to resolve his unpopular war of Iran. Political analysts say the modest expectation for Trump 14 and 15 May meetings is Xi Jinping, the first since they paused bruising trade war in October, underscore how Trump's bombastic approach has failed to deliver an advantage ahead of the talks. Since their last briefing meeting at the airbase in South Korea, where Trump suspended triple-digit tariffs on Chinese goods and Xi backed away for choking global supplies of rare earth, China has quietly sharpened its economic pressure toolkit. The mood music has changed dramatically since Trump declared in Truth Social. Those levies prompted Beijing to restrict export of rare earth, brutally exposing the West's dependency on essential vital manufacturing, everything from electric car to everything, eventually led to Trump and Xi a fragile truce. अब ये कहता है कि आफ्टर द टूर ट्रम्प विल बी लुकिंग टू स्कोर बिगर कमिटमेंट फ्रॉम शी ऑन परचेज ऑफ सोयाबीन ग्रेन्स एंड मीट। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये जो सोयाबीन ग्रेन्स और मीट के लिए जो कह रहा है ना, ये ऑलरेडी चाइना के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब चाइना इनसे सोयाबीन बहुत लेती है, मीट भी बहुत लेती है और ग्रेन्स भी बहुत लेती है, तो ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब हुआ क्या, भाई ने गुस्से में आकर, या फिर बचकानी हरकतें आप समझ लो, आप ट्रम्प तो बचकानी हरकतें ही करता है, गुस्सा तो हम इसको क्या ही बोलेंगे, तो बचकानी हरकत में इसने ट्रिपल डिजिट सैंक्शन लगा दिया कि भाई मैं तेरे पे 100% लगा दूंगा, 110 लगा दूंगा, पता नहीं क्या बोला था, पहले 50 बोला, फिर 50 बोला, फिर 10 बोला, 110% के आसपास मेरे हिसाब से टैरिफ चाइना पे लगा दिए। तो चाइना ने 3 चीजें करी, मोटी मोटी 3 चीजें। सबसे पहले तो रेयर अर्थ का नलका बंद कर दिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया, रेयर अर्थ बंद कर दिया बिल्कुल। सोयाबीन इंपोर्ट करता है दबा के चाइना यहां से, और आप मान के चलो सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं यूएसए के, वो बहुत ज्यादा मात्रा में माल बेचते थे चाइना को। चाइना ने वो बंद कर दिया, कहा कि हम सोयाबीन नहीं खाएंगे। और आपको पता है चाइनीज जो लोग हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, दे आर वेरी मच नेशनलिस्ट। इफ देयर कंट्रीज रिक्वायर दैट वी डू नॉट हैव टू बाय सोयाबीन्स फ्रॉम यूएसए फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री, दे विल नॉट बाय, दे विल नॉट बाय, एंड दे स्टॉप्ड बाइंग सोयाबीन फ्रॉम यूएसए, दे डिड। जिसकी वजह से उनके वहां पर जितने भी फार्मर्स थे वो पड़ गए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे कि भाई मैं सोयाबीन को सर पे मारूं, इस सोयाबीन का करूं क्या जो चाइना नहीं जा रहा। इसलिए इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड है, क्योंकि ये राइट विंग की पार्टी है, तो इसको फार्मर्स वार्मर्स इन सबसे लेबर वेबर से बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो इनके वोट खींच लिए जाएंगे। तो फार्मर का एक बहुत बड़ा जत्था इनके पीछे पड़ गया कि भाई तुम हमारे सोयाबीन की डील चाइना से वापस शुरू कराओ। मीट बंद कर दिया चाइना ने लेना, जो मीट यूएसए से आते थे बहुत बड़ी तादाद में आते थे, वो भी चाइना ने बंद कर दिया। अब जो मीट के व्यापारी थे वो भी इसके पीछे पड़ गए। अब आप ये देखो, मैं ट्रंप की आपको चीजें बता रहा हूं कि ट्रंप एग्जैक्टली क्या मतलब बुद्धि लेके काम करता है। ट्रंप सही चीज को खराब कर देता है, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला था उसको बंद करवा दिया, अब प्राथमिकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स वापस खोलो। ये कहां की समझदारी है मुझे नहीं पता। सोयाबीन चाइना में जा रहा था, उसने 3 डिजिट टैरिफ लगाया, सोयाबीन खरीदना चाइना ने बंद कर दिया, अब कह रहा है सोयाबीन वापस खरीदना शुरू करो। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे मेन बात, भाई हमारा इतना समझदार और भाई इतना बढ़िया आदमी है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुला देगा और दुनिया को बताएगा कि भाई मैंने तो परचम रहला दिया, मैंने तो वो काम कर दिया दुनिया में जो कर ही ना पाए। सोयाबीन के साथ भी यही करेगा, सोयाबीन की डील क्रैक कर लेगा, कैसे ना कैसे करके कर लेगा, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, चाइना हाँ कर भी देगा कि चल भेज दे सोयाबीन। इस डील को इतने पर्चों में छाप देगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कि भाई मैंने तो सोयाबीन की डील चालू कर दी। ऐसा कोई प्रेसिडेंट कर ही नहीं पाया आज तक, 47 प्रेसिडेंट आ गए, सिर्फ मैं ही कर पाया। और भाई पहले चल ही रहा था,
सोयाबीन जा ही रहा था चाइना, तूने ही बंद करवाया है और तू ही चालू करवा रहा है, इसमें कौन सा तूने तीर मार दिया मेरे समझ से बाहर। तो ये ट्रम्प की टेंडेंसी है, ट्रम्प ऐसे काम करता है, पहले खुद गड़बड़ करेगा, उसको ठीक करेगा और फिर ये बताएगा कि ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता था। भाई गलती भी तो कोई नहीं कर रहा था, 47 प्रेसिडेंट आ गए, कौन से प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद करवा दिया, या कौन से प्रेसिडेंट ने चाइना से सोयाबीन जाना बंद करवा दिया? किसी ने नहीं करवाया, तू अकेला ही है भाई। तो ऐसा काम भी तू ही कर सकता है और खुलवा भी तू ही सकता है, क्योंकि काम करा ही किसी ने नहीं था तो खुलवाएगा क्या। आगे कहता है कि चाइना इज द टॉप मार्केट फॉर यूएस फार्मर्स। मैंने अभी आपको बताया, टॉप taking about 24 billion of their goods in 2024 before Trump took office. Beijing has frozen much of that trade and scaled back its need for US supplies, using it as a powerful lever against Trump tariff. अब जैसे ये डील डील की बातें करता है तो भाई चाइना तो आपको पता ही है, डील में चाइना तो माहिर है ही, दुनिया को माल बेच रहा है भाई, तो डील तो करना चाइना से बढ़िया तो कोई जानता होगा ही नहीं, आप सब जानते हैं इस चीज में, कोई नई बात नहीं है। तो उस चीज को इन्होंने लेवर कर ट्रंप को टैरिफ कम करने पे मजबूर कर दिया। तो आज मेरे ख्याल से टैरिफ 50% के आसपास है चाइना के ऊपर। तो आज मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि भाई कैसे इतनी एलएनजी की किल्लत के बाद भी भारत सरकार एलएनजी की सप्लाई को वापस क्यों कर रही है, क्या उसके पीछे रीजन है, क्या है और क्या करना चाहिए, मेरी सजेशंस क्या है वो मैंने आपको बताए। दूसरा मैंने बताया गोल्ड के इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए सरकार ने क्या स्टेप उठाया और वो कितना जरूरी था, वो मैंने आपको आज डिस्कस करके ये चीज़ बताई। तीसरा मैंने ईरान वॉर के थोड़े पास्ट में जाकर आपको ये बताया कि ड्यूरिंग ईरान वॉर सऊदी ने ईरान पर अटैक करा और ये खबर आज तक निकल कर नहीं आई, कितनी ज़रूरी थी ये बात पता होना। फिर मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द सीज फायर जब पाकिस्तान मेडिएशन करवा रहा था तो कैसे उसने यूएसए के पीठ पर खंजर खोगा, एक स्पाई प्लेन अपने यहाँ पर लैंड करा के ईरान का। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रम्प साहब हमारे क्यूबा के पीछे पड़ गए हैं, क्यों क्यूबा के पीछे पड़ गए, क्या उन क्यूबा की इंपॉर्टेंस है यूएसए के लिए, वो सारा मैंने आपको बताया। लास्ट में मैंने आपको बताया कि ट्रम्प साहब की चाइना के अंदर जो मीटिंग होने वाली है उसके पीछे क्या क्या राज हैं, क्या क्या बातें हो सकती है, किस नतीजे पे दोनों जो प्रेसिडेंट्स हैं वो पहुँचेंगे। आशा करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स में जियोपॉलिटिकल अपडेट्स देते हैं और उनके इनसाइट्स भी बताते हैं जो आपको यहाँ पर कोई नहीं बताता। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।